नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या है कि मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करूँगा जिन्होंने अभी रिसेंटली फंड रेज़ किया है। तो उन्होंने क्यों फंड रेज़ किया है क्या कुछ करना चाह रहे हो फ्यूचर में इस फंड का, उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए कंपनीज़ क्या है फंड रेज़ करने के लिए अलग-अलग रूट यूज़ करती हैं। कोई अपना क्यूआईपी करके फंड रेज़ करता है, कोई वारंट इश्यू करता है, कोई एफपीओ पे भी जाता है, एफपीओ पे जनरली कम ही जाती है कंपनियाँ। इसके अलावा बैंक से डेब्ट ले लिए तो उससे भी आपका फंड रेज़ हो गया। तो एज एन इन्वेस्टर हमें देखना होता है कि जो बिज़नेस है वो फंड रेज़ कर रहा है तो रेज़ क्यों कर रहा है? वो उस फंड का करने क्या वाला है? तो उससे हमें समझ में आता है कि बिज़नेस में क्या कुछ ग्रोथ आने वाला है और इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिसीज़न लेने में उसमें हेल्प मिलती है। एज ए इन्वेस्टर हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि कंपनी जो है फंड रेज़ करेगी अपने डेब्ट को रीपे करने के लिए। डेब्ट कंपनियाँ जनरली तब रीपे करना चाहती हैं अपना, जब उसकी ग्रोथ चली जाती है, ग्रोथ में स्लो डाउन होने लगता है। तो वो उन्हें लगता है कि फिर हम अपने इस डेब्ट को पे कर दें, जिससे जो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट आ रहा है, कम से कम हमें वो ना पे करना पड़े और हमारा पैठ उतना बढ़ जाए। अगर आपका इंटरेस्ट वाले जो कॉस्ट है वो चला जाएगा, तो आपके बैलेंस शीट में आपका जो है पैठ थोड़ा बढ़ के आएगा। एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात ये है कि वो अपने डेब्ट को ना पे करे, बल्कि वो अपने बिज़नेस को फर्दर एक्सपेंड करने के लिए उस फंड का यूज़ करे। तो हमारे लिए इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात ये होगी कि वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए उस फंड का यूज़ करे, अपने प्लान्स लगाए, नए-नए अपने स्टोर्स ओपन करे, नए-नए ज्योग्राफीज़ में अपने बिज़नेस को लेके जाए। तो इन्वेस्टर के लिए ये अच्छी बात है। तो चलिए एक-एक करके हम उन बिज़नेसेस को देख लेते हैं जो इन्होंने अभी रिसेंटली फंड रेज़ किया है और वो अपना फंड रेज़ किया क्यों है। तो सबसे पहले बात करूँगा विंटेज कॉफ़ी एंड ब्रिवरेज लिमिटेड की। लास्ट के जो मेरा वीडियो था उसमें भी मैंने इसके बारे में बात किया था। दोबारा से बता दे रहा हूँ। 215 करोड़ का ये इन्होंने रिसेंटली फंड रेज़ किया है। इससे क्या है कि ये प्रीमियम कॉफ़ी सेगमेंट के लिए अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाने वाले हैं। पूरा ग्रीनफ़ील्ड एक्सपेंशन होगा। ग्रीनफ़ील्ड क्या होता है कि मतलब स्क्रैच से आप लैंड एक्वायर करते हो, उसमें प्लांट बिठाते हो, अपनी मशीनरी वगैरह सेटअप करते हो। ब्राउनफ़ील्ड क्या होता है कि आपके पास एक कॉलेज प्लांट है, साथ में आपके पास कुछ लैंड भी है उस प्लांट में, तो आप उसी लैंड में अपने इसी प्लांट को थोड़ा-सा और एक्सपेंड कर लेते हो, मशीनरी वगैरह और लगा लेते हो, उसको ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये वाला जो इनका एक्सपेंशन होगा वो ग्रीनफ़ील्ड होगा और 5000 एमटीपीए की ये कैपेसिटी लगाएँगे। प्रेज़ेंट में इनके पास 6500 एमटीपीए की कैपेसिटी है, जिसको ये एफवाई 26 के Q4 में 4500 एमटीपीए कैपेसिटी और ऐड करेंगे, मतलब इनके पास टोटल 11000 एमटीपीए की कैपेसिटी हो जाएगी। और उसमें फिर ये 5000 का उसमें और कैपेसिटी ऐड होगा। ये जो 5000 का कैपेसिटी होगा ये प्रीमियम कॉफ़ी के लिए ही होगा। तो उसमें क्या है कि इनका मार्जिन्स थोड़ा ज़्यादा आएगा। एट प्रेज़ेंट जो ये बी टू बी वाले सेगमेंट में है, उससे ज़्यादा मार्जिन वो उसमें अभी करेंगे। तो ये जो विंटेज कॉफ़ी का फंड रेज़ है, तो ये बिज़नेस के लिए तो पॉज़िटिव है। अब बात करते हैं अगले बिज़नेस की। तो केएनएस टेक है अगला बिज़नेस, इसने 1600 करोड़ का क्यूआईपी किया है जून में। इन्हें भी अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है, ये अपने बिज़नेस को ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। इनका बिज़नेस वही मेनली ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, लेकिन अलग-अलग सेक्टर्स पे कैटर करते हैं, ढेर सारे सेक्टर्स को, रेलवे के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी ये रिसेंटली स्पेस में भी जाने वाले हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उसके लिए भी ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनवायरनमेंट अभी अपनी कंट्री में बहुत अच्छा हो गया है। जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ध्यान दिया है मेक इन इंडिया करने पे। उसके लिए ईएमएस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया है। आप देखेंगे तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कि 2014 13-14 के आसपास देखेंगे तो हम 95% के आसपास हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे। अभी हम अपनी पूरी जो हमारी डिमांड है कंट्री की मोबाइल का, उसका 98-99% इन हाउस डेवलपमेंट होता है, ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा हमने अगर लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे तो नंबर्स में हो सकता है थोड़ा आगे-पीछे बता दूँ, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है कि 1 लाख करोड़ के आसपास का हमने मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट किया था, इंडिया से बना के बाहर भेजा था। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में तो हमने बहुत अच्छा कर लिया है, इसके अलावा टीवी की मैन्युफैक्चरिंग है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, ऐसे वेरियस जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छे से इंडिया में ग्रो कर रही है। तो इस पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में लग रही है, तो उसमें भी केएनएस का जो है काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। तो बिज़नेस का आप देखेंगे एनवायरनमेंट अच्छा है। कंपनी ने 1600 करोड़ का जो फंड रेज़ किया है, वो अपने इसी बिज़नेस को और थोड़ा बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ग्लोबल ले जाना चाहते हैं बिज़नेस को। तो बिज़नेस के लिए ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगले बिज़नेस की बात करें तो पीएन गाडगिल ये ज्वेलरी सेगमेंट में ज्वेलरी रिटेलिंग करते हैं, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। अभी इनके पास महाराष्ट्र में अराउंड 55 स्टोर्स हैं एट प्रेज़ेंट।
तो ये भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र से बाहर भी जो यूपी है, गोवा है, इन दूसरे स्टेट्स में अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए इन्होंने 1000 करोड़ के राउंड फंड रेज किया हुआ है। तो अभी एट प्रेजेंट इनके पास महाराष्ट्र में 55 स्टोर्स हैं और इस पूरे FY26 में ये 20 to 25 स्टोर्स और ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना एक सब ब्रांड लॉन्च किया है लाइट स्टाइल करके। तो इसके थ्रू क्या है कि ये जो लाइट वेट ज्वेलरीज होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और 25 to 40 का जो एज ग्रुप है उन महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि 40 कैरेट, 14 कैरेट और 18 कैरेट की ज्वेलरीज रहेंगी। अभी आप अगर दूसरे जो ज्वेलरी रिटेलर्स हैं उनका भी कॉन्कॉल वगैरह आप पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि जो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं उससे जो लोअर कैरेट ज्वेलरीज हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। मतलब अब लोग 22 कैरेट और 20 कैरेट से नीचे की जो 18 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया, उस ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा उस मार्केट को कैटर करने के लिए इन्होंने अपना ये लाइट स्टाइल नाम से जो है नया सब ब्रांड लॉन्च किया है। एट प्रेजेंट इनके पास 2 स्टोर्स है, ये अपना इनका जो लाइट स्टाइल वाला का ब्रांड है और इस पूरे FY26 में ये 12 स्टोर्स इनका जो लाइट स्टाइल वाला सेगमेंट है इसके लिए लॉन्च करेंगे। मतलब कि इनका 55 स्टोर्स है जो इनका पीएन गाडगिल का स्टोर्स है, जिसमें से ये 20-25 स्टोर्स और ऐड करेंगे। इसके अलावा इनका जो लाइट स्टाइल वाला है वो अलग से 2 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं और इस पूरे FY26 में ये 10 स्टोर्स ऐड करना चाहते हैं। मतलब 10 स्टोर्स इनको और ऐड करने हैं। इसमें से 5 जो है वो कंपनी ऑपरेटेड होंगे और 7 जो है फ्रेंचाइज मॉडल से होंगे। इसके अलावा इन्होंने 2030 का भी अपना टारगेट दिया है। ये इनका जो लाइट स्टाइल वाला सेगमेंट है इसके 100 स्टोर्स ये टोटल लगाना चाहते हैं। तो ये जो इनका बिजनेस में एक्सपेंशन करना है इसी के लिए ये जो है 1000 करोड़ के अराउंड फंड रेज इन्होंने किया है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक कमेंट भी आया था मिस्टर एस अहमद का कि पीएन गाडगिल अच्छा स्टॉक है बाई करने के लिए, कल्याण जो है। तो देखिए, मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, मैं केवल आपको बिजनेस कंपेरिजन करके बताऊंगा। ये कल्याण क्या है कि वो उसका पैन इंडिया प्रेजेंस है और उसने अपना इस Q1 में जो रिजल्ट आया उसका, उसने 31% के राउंड ने बिजनेस ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। वहीं पीएन गडगिल ने 30% का ग्रोथ दिखाया है। बट पीएन गडगिल क्या है कि ये एक रीजनल प्लेयर है, मतलब अभी इसका महाराष्ट्र में ही प्रेजेंस है, पैन इंडिया में प्रेजेंस नहीं है। तो इनके बिजनेस में जो रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, जो महाराष्ट्र के रीजनल फेस्टिवल होंगे, उसका काफ़ी इम्पैक्ट आपको दिखेगा। होता क्या है कि जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो लोग गोल्ड वगैरह की बाइंग ज़्यादा करते हैं, ज्वेलरी की बाइंग ज़्यादा करते हैं। तो एक महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, लोकल फेस्टिवल है, गुड़ी पाड़वा करके। तो लास्ट ईयर के Q1 में ये गुड़ी पाड़वा Q1 में पड़ा था, लेकिन इस बार के Q1 में गुड़ी पाड़वा का फेस्टिवल नहीं पड़ा था, ये Q4 में ही पड़ गया था। मतलब गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल की वजह से जो सेल्स में उछाल आता वो Q1 में नहीं आया। इसके बावजूद भी इन्होंने 30% का ग्रोथ दिखा दिया। अगर वो गुड़ी पाड़वा का फेस्टिवल Q1 में आ गया होता तो मे बी इन्होंने 40%, 42%, 45% का सेल्स ग्रोथ दिखाया होता। तो ये एक तो ये इससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है, उनके बिज़नेस में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और सेल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है। इसके अलावा इनका जो बेस आप देखेंगे तो अभी 55 स्टोर्स हैं, 20-25 स्टोर्स और ऐड करेंगे, मतलब 50% से ही अपना स्टोर एक्सपेंशन करने वाले हैं। वहीं आप कल्याण ज्वेलर्स का देखेंगे तो उनके पास 406 इनके पास स्टोर्स हैं और ये 170 स्टोर्स और ऐड करेंगे। अराउंड ये 41% से अपना स्टोर एक्सपेंड करेंगे। वही पीएन गाडगिल का जो उन्होंने गाइडेंस दिया है, उन्होंने 40% से 50% के रेंज में उनका स्टोर एक्सपेंशन रहने वाला है। तो यहाँ आप देखेंगे तो स्टोर एक्सपेंशन के मामले में पीएन गाडगिल का जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? अभी उनका बेस छोटा है, कल्याण का बेस काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स जिस पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है उससे ऑलमोस्ट हाफ पी मल्टीपल पे पीएन गाडगिल ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखेंगे तो पीएन गाडगिल जो ज़्यादा कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, बेटर डील आपको दिख रही है। बट ऑफकोर्स ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपना खुद का सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एनालिसिस करिए, अपने स्टॉक एडवाइजर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लीजिए। बात करें अगले बिजनेस की तो एम्प्राम करके एक माइक्रो कैप बिजनेस है। ये भी वही ईएमएस वाले सेगमेंट में है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मैन्युफैक्चर करते हैं। B2B सेगमेंट है, मतलब अलग अलग क्लाइंट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं। इन्होंने अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है और नए नए ये ऑर्डर्स भी विन कर रहे हैं। तो उस जो इनके पास डिमांड आ रही है उसको फुलफिल करने के लिए इन्हें अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी है। एक और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इन्हें लगाना है, जिसके लिए इन्होंने ये 98 करोड़ के राउंड फंड रेज किया हुआ है। तो इस फंड का यूज़ करेंगे ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कोई जॉइंट वेंचर करने का इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसके लिए भी इस फंड का यूज़ करेंगे वो।
तो एक और माइक्रो कैप टाइप बिजनेस है। इन्होंने अपनी एचओसी फूड्स करके है। इन्होंने 10 करोड़ का रिसेंटली में फंड रेज किया हुआ है जुलाई में। ये करते क्या है कि ये रिटेलिंग करते हैं अलग अलग एफएमसीजी गुड्स की, आटा, दाल, चावल, अलग अलग मसाले हो गए, उनको ये एक्वायर करते हैं किसानों से, दूसरे जो वेंडर्स हो गए उनसे एक्वायर करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर पैकेजिंग करके सेल करते हैं। सेल करने के लिए इनके पास अलग अलग स्टोर्स हैं दिल्ली एनसीआर के रीजन में, अराउंड 10 to 12 स्टोर्स हैं, उसके थ्रू ये रिटेलिंग करते हैं। इसके अलावा इनका खुद का ऐप है जिसके थ्रू कोई भी कस्टमर इनके ऐप के थ्रू ऑर्डर लगा सकता है और ये उसकी डिलीवरी दे देते हैं। बहुत फास्ट और स्मूथ डिलीवरी देते हैं। तो इनका ये एक D2C वाला भी सेगमेंट हो गया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला। तो ये अपने बिजनेस को नए नए जोग्राफीज में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी दिल्ली एनसीआर में प्रेजेंस है इनकी, इसको हरियाणा में ले जाना चाह रहे हैं, यूपी में भी ले जाना चाह रहे हैं, राजस्थान में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने B2B वाला सेगमेंट भी शुरू कर दिया है। ये तो इनका जो रिटेलिंग वाला सेगमेंट है ही है, इसके अलावा ये B2B सेगमेंट भी जा रहे हैं। तो उसके लिए इनको ज़रूरत समझ में आ रही है कि इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। तो अभी इन्होंने रिसेंटली एक राजस्थान के दौसा में ऑयल प्रोडक्शन, ब्लैक मस्टर्ड ऑयल के प्रोडक्शन के लिए कैपेसिटी लगाई है। इसकी एनुअल कैपेसिटी 5 लाख लीटर पर एनम की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। प्लांट इन्होंने लगाया और एक कैलाश फूड्स करके उसको इन्होंने ऑपरेशंस करने के लिए दे दिया है। वो उस ऑपरेट करेंगे उस पूरे प्लांट को, और उससे इन्होंने फर्स्ट वीक में ही अराउंड 3000 लीटर्स का सेल्स भी जनरेट कर दिया है। इसके अलावा एमपी के विदिशा में ये एक और अपना मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं 53,000 स्क्वायर फीट का। उससे ये पूरे नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट पूरे इंडिया को ये कैटर करेंगे। वो पूरे इंडिया के समझिए बीचों बीच वो इनका प्लांट लगने वाला है। साथ ही इन्होंने एक्सपोर्ट पे भी ध्यान देना शुरू किया और इनका एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू लाने का टारगेट है। तो ये पूरा जो बिजनेस में डेवलपमेंट हो रहा है, जो इनका पूरे बिजनेस पूरा फुल एक्सपेंशन मोड में है, उसके लिए आपको इनको फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 10 करोड़ का इन्होंने अभी रिसेंटली जुलाई में ही फंड रेज किया है, जहाँ पे ये यूज करने वाले हैं। तो अगला बिजनेस है एथोज लिमिटेड। ये लग्जरी वॉचेस की रिटेलिंग करते हैं। इसके अलावा ये लग्जरी लगेज और लग्जरी ज्वेलरी के भी सेगमेंट में है। तो इनका खुद का कोई ब्रांड नहीं है, अपने खुद के ब्रांड को कोई इन हाउस ब्रांड नहीं है। ये अलग अलग जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनको इंडिया में लेके आए हैं। एक तरीके से आप देखेंगे तो इंडिया में उन ब्रांड्स की रिटेलिंग करने का ये इनके पास लाइसेंस रहता है। तो इन अलग अलग स्टोर्स अपने लग्जरी लगाते हैं ये इंडिया में और उसके थ्रू रिटेलिंग करते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था वॉचेस से, अभी ये लगेज और ज्वेलरी इसमें भी जा रहे हैं। लगेज के लिए एक रिमूवा करके ब्रांड है, उसको इन्होंने इंडिया में ले आया। इसके अलावा एक मेस्का करके ब्रांड है जिससे लग्जरी ज्वेलरी वाले सेगमेंट में है, उसका भी ये बड़ा बड़ा बुटीक लगा रहे हैं इंडिया में। तो बिजनेस आप देखेंगे तो इनका भी पूरा फुल एक्सपेंशन मोड में है। तो अपने ये जो नए नए स्टोर्स लगा रहे हैं, इसके अलावा इनको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इन्वेंटरी वगैरह मेंटेन करने की, तो 409 करोड़ का इन्होंने राइट इशू किया हुआ है और 409 करोड़ का ये फंड रेज इन्होंने किया है, जो कि इस बिजनेस में ये लगाने वाले हैं। तो आप देखेंगे तो ये जो सारे मैंने बिजनेस डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि जिन्होंने फंड जो रेज किया हुआ है, ये अपने पूरे बिजनेस में री इन्वेस्ट करने वाले हैं और बिजनेस को और तेजी से एक्सपेंड करने की। तो इन्वेस्टर के लिए पूरी तरीके से मतलब पॉजिटिव बात है कि वो अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, वो इन नए नए स्टोर्स लगाने के लिए उस फंड को यूज़ करने वाला है। तो जिससे क्या है कि इनका सेल्स इन फ्यूचर थोड़ा ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा और एज ए इन्वेस्टर हमें स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन चाहिए, जिससे हमारी वेल्थ मल्टीप्लाई हो। हाँ, एक थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कई इन्वेस्टर्स में कि जो है वो स्क्रीनर पे डेटा देखते हैं कि शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर की डिक्रीज हो रही है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी फंड रेज करेगी तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग डिक्रीज होगी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना खुद जो उनके पास शेयर है उन्होंने सेल कर दिया इसलिए उनकी होल्डिंग डिक्रीज हो गई। बल्कि होता ये है कि जब भी कोई बिजनेस फंड रेज करता है तो नया शेयर वो इशू करते हैं। तो जब नया शेयर इशू करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है और प्रमोटर के पास जो पहले शेयर थे वही अभी भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं। जब नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए और प्रमोटर के पास उतने ही शेयर्स हैं, तो जब आप उसको परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो उनका जो होल्डिंग है परसेंटेज के टर्म में वो आपको कम दिखता है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना शेयर बेच दिया है, बल्कि उन्होंने फंड रेज करने के लिए नए शेयर्स इशू किए हुए हैं। अगर आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं तो मान लीजिए किसी कंपनी के पास अभी 100 शेयर्स हैं, जिसमें से 50 शेयर्स प्रमोटर के पास हैं। तो 100 में से 50 शेयर प्रमोटर के पास हैं, मतलब 50% शेयर्स प्रमोटर के पास हैं। अब उन्होंने फंड रेज करने के लिए 20 शेयर्स और इशू कर दिए।
तो अब जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 100 से 120 हो गए। बट प्रमोटर के पास पहले भी 50 शेयर्स थे, अभी भी 50 शेयर्स हैं। अब अगर आप परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 41-42% आएगा। तो पहले 50% आ रहा था, अभी 42% आएगा। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने शेयर किया, पहले उनका 50 शेयर था, अभी 50 शेयर है। बस वो परसेंटेज के टर्म में आपको कम दिखेगा। तो यहाँ का जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कम हो रहा है वो किसी भी तरीके से बिजनेस के लिए नेगेटिव नहीं है, बल्कि वो एक पॉजिटिव सेंस में है कि वो फंड रेज करेंगे और फंड को बिजनेस में री इन्वेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे वीडियो में मैंने जो जिन भी स्टॉक्स का नाम लिया है वो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज से आपको नाम लिया है। किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें अपना खुद का एनालिसिस करिए, अपने स्टॉक एडवाइजर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जो वीडियोज़ में डालो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती है।